नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नक्सली मुद्दे पर कांग्रेसी विधायकों ने किया हंगामा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के द्वारा नक्सली हिंसा में मारे गए निर्दोष ग्रामीण के मारे जाने की जानकारी पर बिफरे गृह मंत्री। कहा, बेतुके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में नर्सिंग कॉलेज में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नियुक्ति और पदोन्नति दिए जाने का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि नियम के विरुद्ध ऐसे लोगों को दे दिया गया प्रमोशन, ये पात्र लोगों के अधिकारों का हनन है। बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने नई कानूनी धारा 304 के तहत की कार्यवाही। और काफी दिनों के बाद बुधवार को सुबह से दोपहर तक जमकर बरसे बादल। सावन की झड़ी का लोगों ने लिया आनंद, तापमान में आई गिरावट। बिलासपुर की तमाम खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पिछले 7 महीने में हुए नक्सली घटनाओं के साथ ही इसमें शहीद जवानों और मृत नक्सलियों की जानकारी मांगी। आपको बता दें कि जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस अवधि में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं, जिसमें 19 जवान शहीद, 88 घायल और कई इनामी नक्सली मारे गए हैं। चर्चा के दौरान बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी और सुकमा विधायक कवासी लखमा ने कहा कि ग्राम पीड़िया में निर्दोष ग्रामीणों को जवानों ने मारकर उन्हें नक्सली बता दिया। कांग्रेस विधायक की इस बात पर गृह मंत्री बिफर पड़े और कहा कि ऐसे किसी भी बेतुके सवाल का वह जवाब नहीं देंगे। गृह मंत्री की बात पर कांग्रेस विधायक खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में सत्ता पक्ष से भी नारे लगने लगे। दोनों ओर से नारेबाजी के बीच सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। इसी दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्नकाल समाप्त होने की घोषणा करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। आज विधानसभा में हम लोगों ने हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा चरणदास महंत जी ने नक्सल मामले की जानकारी ली तो मात्र 6 महीने में ही नक्सल घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है और बस्तर में आम आदिवासी वहाँ जीवन जीने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहा है। आज गृह मंत्री ने झूठी आंकड़ा पेश कर वहाँ बताया जो सरासर झूठ है। वहाँ बस्तर के आदिवासी आज नक्सल घटनाएं बढ़ने से पिस रहे हैं और इसके जब हम लोगों ने सही मीडिया की सच्चाई वहां पर बताया, सदन ने बताया, तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी वहां पर सवाल से बचते हुए नजर आए और झूठा आंकड़ा पेश करने की कोशिश किए। लेकिन लगातार बस्तर में फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं, फर्जी गिरफ्तारी की घटनाएं और नक्सल घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसका हम लोगों ने वहां विरोध किया और सच्चाई सदन के सामने रखा है। बिल्कुल, हम लगातार घटना होने के बाद, पीड़ित घटना होने के बाद में हम लोगों ने जांच दल बनाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक दल वहां पर गया हुआ था, ग्रामीणों से मुलाकात की और ग्रामीणों के कथन के अनुसार, जो चश्मदीद थे उनके कथन अनुसार वहां फर्जी मुठभेड़ था और जो निर्दोष आदिवासी वहां पर मारे गए। विधानसभा में आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला गूंजा। जी हां, आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के विधायक भैयालाल राजवाड़े ने बैकुंठपुर जिला अस्पताल में स्वीकृत पदों और वर्तमान में कार्यरत मेडिकल स्टाफ की जानकारी मांगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि रिक्त पदों पर भर्ती कब तक हो जाएगी। जवाब में विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वीकार किया कि प्रदेश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। उन्होंने बैकुंठपुर जिला अस्पताल में आगामी 15 दिनों में डॉक्टर की नियुक्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की घोषणा सदन में की है। देखिए, मैंने आज सदन में स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग किया कि हमारे बैकुंठपुर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। पहले मैं बोला कि सेटअप कितना है बैकुंठपुर का, तो उन्होंने अपना जवाब दिया है, लेकिन उसमें से एनेस्थीसिया का कमी है, आपका गायनेकोलॉजिस्ट कमी है, सर्जन नहीं है। इनके बारे में मैं उनको बोला, उन्होंने बोला है कि हम 15 दिन के अंदर आपको उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात, वहाँ पर जो डॉक्टरों की कमी तो है ही है, डॉक्टर लोग अपने घर में जो दुकान खोल के रखे हैं, उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बताया कि वो दुकान कब तक ख़त्म होगा और होगा या नहीं उसके लिए बताएं। तो बोले हम आएंगे
और वहाँ हॉस्पिटल में बैठ करके इसके बारे में विचार करके और इसको समाप्त करेंगे। होता क्या है कि आज जितने भी डॉक्टर हैं हर अपने अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल को कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं देने के कारण जितने भी मरीज आते हैं डिलीवरी केस का या कोई भी एक्सीडेंट का, उसको वहाँ के और जो डॉक्टर हैं वो तत्काल रेफ़र कर देते हैं। तो मैंने ये भी कहा कि ये रेफ़र सिस्टम कब तक समाप्त होगा इसको बताने की कृपा करेंगे। बोले कि हम डॉक्टर पूरा कर लेंगे, इसके बाद रेफ़र का जो सिस्टम है उसको बंद कराएंगे। ये आश्वासन मंत्री जी ने दिया है। माननीय सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश में खासकर जो चिकित्सीय स्टाफ और चिकित्सकों की कमी है उसको लेकर प्रश्न किया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में अभी नहीं पूर्व से ही विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है और उसकी कमी के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों में वॉक इन इंटरव्यू से तत्काल डॉक्टर भर रहे हैं। किसी भी डॉक्टर का आवेदन आ रहा है तो उसको हम एनएचएम से तत्काल नियुक्ति दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 232 जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए, उसके लिए पीएससी को हमने दे दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नियुक्ति और उन्हें पदोन्नति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 4 पदों पर फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति की शिकायत पर जांच चल रही है, जिन्हें नियम विरुद्ध प्रमोशन भी दे दिया गया है। यह SC, ST और OBC वर्ग के पात्र लोगों के अधिकारों का हनन है। इस पर सरकार को कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। आज के 11वें नंबर के प्रश्न पर सिर्फ मैंने एक विभाग का पूछा, चारों कर्मचारियों को कब कब नियुक्ति दी गई ये बताना चाहिए उनको, और किस जाति के आधार पर नियुक्ति दी गई, किस जाति के आधार पर उनको प्रमोशन दिया गया। छानबीन समिति है, एम्पावर कमेटी है, उसकी बैठकें कब होती हैं। और मुझे हाउस के अंदर संशोधन दिया गया कि एम्पावर कमेटी की बैठकें हो रही, 18 बार बैठक हो गई लेकिन उसकी निराकरण नहीं हुआ। तो ये ओरिजिनल जो OBC हैं, SC हैं या ST हैं, उनके अधिकारों का हनन है। और ये तो एक विभाग का है। अगली बार इस पूरे विषय पर आएंगे और इस बात पर हम आग्रह करेंगे कि जो एम्पावर कमेटी है उसकी बैठकें नियमित हों और इस तरह के प्रकरण का नियमित निराकरण हो। आपको बता दूं कि नियुक्ति अनुसूचित जाति जनजाति पर, भर्ती एक जाति में, प्रमोशन पिछड़ा वर्ग में, तो एक ही व्यक्ति 3 जाति बताया। जाति प्रमाण पत्र है अनुसूचित जाति ईसाई का। तो ये तो मामला जिसके खिलाफ शिकायत है उसका प्रमोशन ही नहीं हो सकता, उसको प्रमोशन भी दिया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों, आम नागरिकों एवं राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है। वृक्षारोपण के दौरान कुछ पौधे विद्युत उपकेंद्रों, खंभों, ट्रांसफार्मरों के समीप लगाए जा रहे हैं, जिससे कुछ महीनों पश्चात ही वृक्षों की टहनियां बड़ी होकर विद्युत लाइनों को छूने लगती है, जिसके कारण विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर लाइनों के नीचे उगाए गए पौधे बड़े होकर जीवित विद्युत लाइनों के संपर्क में आने से कभी भी गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिलासपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता A.K. धर ने उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी आम नागरिकों एवं स्वयंसेवी संस्थानों से अपील करते हुए कहा है कि वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्य विद्युत लाइनों अथवा उपकरणों से सुरक्षित दूरी पर जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, वन विभाग अथवा विद्युत कंपनी के संज्ञान में करावे, ताकि भविष्य में विद्युत आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। जैसे बरसात का समय है तो कई समाजसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण में भाग लेती हैं, ये एक अच्छी बात है। परंतु हमारी समस्या ये रहती है कि लाइनों के नीचे वृक्ष लगा दिए जाते हैं, जो बड़े होने पे तारों के संपर्क में आते हैं और उससे विद्युत के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, लोगों को परेशानी होती है। तो हमारी तरफ से लोगों को आपके ये लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही अपील है कि वृक्षारोपण कम से कम
10 मीटर दूर करें हमारी लाइनों से। इन दिनों सरकार मजदूरों को लेकर लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें सुविधा देने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में शासन द्वारा जारी किए गए श्रमिक कार्ड में अब उनके राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए जिला खाद्य विभाग के द्वारा सभी ई श्रमिक पंजीयनधारी को राशन कार्ड बनाने के लिए कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। शासन के निर्देश अनुसार सभी जिले के खाद्य विभाग में श्रमिक पंजीयन के माध्यम से मजदूरों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। लगातार मजदूर तक सरकार अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए तत्पर है और उन्हें सुविधा भी दी जा रही है। लेकिन देखा जाता है कि सरकारी योजनाएं तो बनती है, लेकिन इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ऐसे में जरूरी है कि अब सरकार जिन योजनाओं को लेकर बेहद गंभीर है, उस पर अधिकारी भी ध्यान केंद्रित करे और इसका लाभ मजदूरों को दिलाए, तभी इन योजनाओं की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है, जो भी ई श्रम के रूप में पंजीकृत हैं उनके राशन कार्ड बनाया जाए। तो हमारे यहाँ से लगातार सभी हितग्राहियों का जिनका श्रम विभाग के पोर्टल में नंबर है, उनको लगातार फ़ोन किया जा रहा है। फ़ोन के माध्यम से उन्हें राशन कार्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे जो भी हितग्राही जिनका ई श्रम कार्ड बन चुका है, खाद्य शाखा में आएँ कृपया, और उनके चलते हम राशन कार्ड बना के जारी करेंगे। 100% हितग्राहियों को हमें राशन कार्ड बनाना है जिनके भी ई श्रम कार्ड है। तो मेरी अपील रहेगी सभी हितग्राहियों से, जिनके भी ई श्रम कार्ड है कृपया खाद्य शाखा में आए, हम उनके राशन कार्ड जारी करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC यूनिसेस ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत में UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, सुमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं
और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है। कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के खिलाड़ियों को एक ही स्थान पर विभिन्न खेलों की सुविधा देने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा गांधी चौक गवर्नमेंट स्कूल के पास मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। यहां एक मिनी क्रिकेट स्टेडियम के अलावा बैडमिंटन कोर्ट सहित अन्य खेल गतिविधियों की सुविधा भी प्रदान की गई है। मिनी स्टेडियम का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और जल्द ही मुख्यमंत्री स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन उद्घाटन के पहले ही मिनी स्टेडियम में लगे सामग्री उखड़ने लगे हैं। लगभग 20 करोड़ की अधिक से लागत से तैयार हो रहे इस मिनी स्टेडियम से भले ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी में निजी हाथों में सपने की तैयारी में भी है, जिसके तहत यहां आने वाले खिलाड़ियों को एक निश्चित राशि का भुगतान भी करना होगा। हालांकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ अमित कुमार का मानना है कि स्टेडियम का निर्माण अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने काम को पूरा कराकर इसका उद्घाटन कर लिया जाएगा। गांधी चौक के पास में मल्टीपर्पज़ स्कूल ग्राउंड जो है वहाँ पे जो है हम लोगों ने एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया है और ये निर्माण जो है स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है, जिसमें स्टेडियम डेवलपमेंट के लिए फंड रहता है, उसके अंतर्गत किया गया है। सर, अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बने, कुछ रिपेयरिंग की भी इसमें काम की आवश्यकता मानी दिख रही है। तो अभी जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें जो है बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो निर्माण हो गया था, फिनिशिंग कुछ वर्क बचा हुआ है। प्लस इसके जो ग्राउंड है उसमें जो है एक क्रिकेट का पिच तैयार किया गया है, उस पिच के लिए घास लगाया गया था, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया था, वो अभी कंप्लीट बचा हुआ है, वो हो रहा है। उसके बाद जो है इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। सर, इसे निजी हाथों में दिया जाएगा कि इसको निगम संचालित करेंगे? इसका जो प्लानिंग है अभी जो चल रहा है उसके अंतर्गत जो है हमारा पीसीएस जो है वो इसको रन। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो ऐसा माना जाता था कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर होगी, लेकिन लगभग 24 साल बीत जाने के बाद भी आज भी शासकीय स्कूलों की हालत बेहद खराब है। हालांकि स्मार्ट सिटी बनने के बाद बिलासपुर शहर के कुछ शासकीय स्कूलों को नवीनीकरण के माध्यम से बेहतर बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में मौजूद स्कूलों की हालत इस कदर जर्जर है कि इसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हमेशा दहशत में रहते हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले की बात करें तो यहाँ 1456 स्कूल जिले में जर्जर स्थिति में थे, जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल के मरम्मतीकरण के लिए पहल की, जिसके तहत आरईएस को पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन 70 स्कूलों में तो काम प्रारंभ ही नहीं हो पाया। तो वहीं कुछ स्कूलों में काम तो प्रारंभ हुआ लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं जिन 70 स्कूलों का काम प्रारंभ होने से पहले ही उसकी राशि लैप्स हो गई है, उसका प्रस्ताव बनाकर राशि को वापस मांगा गया है ताकि काम शुरू हो सके। इस साल भी जिला शिक्षा विभाग ने 761 स्कूल का चिन्हांकन किया है जहां मरम्मत का कार्य शुरू होना है। कुल 1456 स्कूल के लिए स्थिति था, जिसमें 77 स्कूल में तो कार्य ही प्रारंभ नहीं हो पाया और इसमें आरईएस के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि काम की अधिकता के कारण हम इसको प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, तो उनकी राशि को वापस के लिए लेटर लिखे हैं। जैसे राशि वापस होगा तो डीपीआई में भेजेंगे और इस वर्ष भी 761 स्कूल चिन्हांकित किए हैं जो जर्जर है और उन जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए भी उच्च कार्यालय को डीपीआई को भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर में नगर के विकास के लिए और सकरी सड़क से लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यह निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका रतनपुर से होकर गुजरने वाली सड़क निर्माण में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। करोड़ों की लागत से बनने वाला सड़क और नाली शुरुआती तौर से पीडब्ल्यूडी की मनमानी का शिकार हो गई है और सड़क बनने से पहले ही भ्रष्टाचार की
कहनी कह रही है। आपको बता दें कि खंडोबा मंदिर से लेकर खूंटा घाट तक हो रहे सड़क निर्माण एवं नाली के निर्माण में गुणवत्ताहीन काम की शिकायत जिले के कलेक्टर से भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य में सुधार नहीं हो रहा है। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम रात्रे ने सड़क और नाली निर्माण को लेकर कहा कि गलत निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर जहां जहां शिकायत आ रही है, इसे विभागीय मंत्री को भी अवगत करने की बात कही गई है, ताकि आम जनों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। समस्या यह है कि नाली निर्माण तो हो गया है। नाली निर्माण के लिए हम लोग गए थे कलेक्टर ऑफिस, PWD ऑफिस, तो नाली निर्माण कराया गया है और अभी तक नाली निर्माण का कार्य हो चुका है। लेकिन जो रोड के किनारे कंक्रीट करते हैं, वो कंक्रीट जो बिजली ऑफिस तक के बीच में होना चाहिए था, उस बीच में ना हो पाया। और इसके ना होने का कारण क्या है कि ट्रैफिक जाम होता है। रोड के किनारे गाड़ी उतारते हैं तो कीचड़ होता है, फंसता है गाड़ी। हाँ, गिर भी जाते हैं, कुछ लोग गिर भी जाते हैं, उससे मतलब एक्सीडेंट दुर्घटना भी हो जाता है। हाँ, और रोड में जाम भी हो जाता है। अगर ये कंक्रीट हो जाएगा सुचारू रूप से तो इसमें ट्रैफिक का जो जाम होता है भयंकर धांधली पूर्वक किया जा रहा है और कराया जा रहा है। यहाँ के जितने इंजीनियर और सब इंजीनियर हैं, सिर्फ वो अपने टाइम कीपर के सहारे सड़क छोड़ दिया गया है। जहाँ मुरुम डलना है वहाँ तो टोटल मिट्टी डला हुआ है और किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता का पालन नहीं किया जा रहा है। इंजीनियर सब इंजीनियर का तो पता नहीं है, लोग पहचानते तक नहीं, ठेकेदारों को खुलकर सहयोग कर रहे हैं। ये खंडोबावा से लेकर रेस्ट हाउस होते हुए खूंटा घाट के जाते तक रोड का नया निर्माण हो रहा था और हो रहा है, जिसमें प्रमुख आदमी के घर के सामने नाली और कंक्रीटिंग दोनों कर रहे हैं। जगह देख देख कर निर्माण कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भैरव बाबा के पास का जो नाली का नहीं बना रहे थे, उसका ये PWD के द्वारा नगर के मुख्य मार्ग का निर्माण कराई जा रही है और कुछ जगह से जो है शिकायत आ रही है नाली नहीं बनने का, तो चौड़ीकरण का। तो ये सब की धार्मिक नगरी है, विभाग के अधिकारी को समझना चाहिए रतनपुर है, अच्छे से निर्माण हो। और शिकायत के संबंध में जो है मैं माननीय मंत्री जी से को अवगत कराऊंगा कि छोटी छोटी जहाँ जहाँ शिकायत है, गलत काम हो रहा है, तो मंत्री जी को बोल के मैं जो है इसका रिपोर्ट कार्ड सौंपूंगा। तो फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। DP विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी के दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, BLib है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं।
और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तिलक नगर स्थित डॉक्टर मेघा दाभड़कर ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान अरपा नदी के किनारे रिवर व्यू के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक तेजी से महिला के पास आया और उसके गले में पहनी सोने की मंगलसूत्र को चैन स्केचिंग कर ले गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिसके बाद 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। वह संदेही को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दबिश देकर पकड़ा गया एवं उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया गया, जिसने अपने अन्य साथियों के पास सामान को मिलकर बेचना बताया। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मंगलसूत्र को बरामद कर जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम शेख फजुद्दीन, कृष्ण उपाध्याय और श्रीदीप शर्मा है। जी, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:45 बजे के आसपास एक बाइक सवार युवक ने एक महिला के गले से चैन स्नैचिंग करके ले गया था और उसके बाद महिला ने सिविल लाइन थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उस पर अपराध दर्ज करके पता तलाश किया गया और लगभग 200 सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और 12 घंटे के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों का नाम लिया जिन्होंने उसकी सहयोग की थी और साथ ही उसने चैन जिसको बेचा था उन सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेज दिया गया है। 1 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्रेमी सलाखों के पीछे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पामगढ़ के रहने वाली युवती शहर में रहकर नीट की पढ़ाई कर रही थी। यहां शोरूम में काम करने वाले प्रवीण जांगड़े से उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम भी खाई, लेकिन बाद में युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। पामगढ़ पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी प्रवीण जांगड़े के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और डायरी जांच के लिए सरकंडा थाने भिजवाई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेसिकली ये जांजगीर जिले का पामगढ़ से रिलेटेड है। वहाँ से 0 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद यहाँ पे डायरी नंबरिंग के लिए आया, जिस पे यहाँ पे हमने नंबरिंग कायम कर उसको आरोपी का पता तलाश किया गया। यहाँ पे क्रोम करके जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बिकते हैं वहीं पे वो काम करता था। उसे ला के पूछताछ किया गया उसके बारे में, तो उसने बताया कि इंस्टाग्राम से जिस लड़की से रिपोर्ट लिखाई है उससे दोस्ती यारी हुई, फिर उनके साथ कुछ रिलेशनशिप में रहे, उसी पे प्रेम प्रसंग का इन लोग का मामला था। उसी के बाद फिर
लड़की ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की विधिवत कार्रवाई किया। अरपापार क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है। जी हां, आपको बता दें कि वार्ड नंबर 58 रानी दुर्गावती नगर खमतरई के लोग लंबे समय से पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची और समस्या दूर करने की गुहार भी लगाई। महिलाओं ने बताया कि लंबे अरसे से यहां पानी की समस्या निर्मित हो रही है। पार्षद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें दूसरे के घरों से पानी मांग कर लाना पड़ रहा है। हम लंबे समय से पानी को तरस रहे हैं। पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचने वाली महिलाओं ने बताया कि इसकी मांग हमने जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। हमारे इधर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग 20 साल से वहाँ रह रहे हैं, 20-25 साल हो गया, पर भी हमारे घर तरफ पानी की समस्या। हम लोग कितना बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, जा चुके हैं, पर भी हमारा पानी का समस्या पूरा ही नहीं हो रहा है। पाइपलाइन नहीं गया है क्या? नहीं गया है, पाइपलाइन गया ही नहीं है। और बोर तो दूर की बात है, हम लोग पर्सनल किसी के घर से पानी भरते हैं। इसकी मांग अब तक आपने कहाँ कर चुके हैं? हम लोग कलेक्ट्रेट में किए हैं, जोन कमिश्नर से भी किए हैं, अभी भी नहीं हुआ है। वहाँ कलेक्ट्रेट में गए थे तो कलेक्टर साहब बोले कि जहाँ बोर होगा वहाँ जायज़ ही ज़मीन पाया जाएगा, वहीं ही बोर होगा। तो क्या हम बिना पानी के रहेंगे क्या? मैं गणेशा सूर्यवंशी जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत समस्याएं हैं। रोज लड़ झगड़ कर पानी भरते हैं, बच्चों को भी समस्या है, हमें भी समस्या है। बिना झगड़ा हुए हमें एक बाल्टी पानी नहीं मिलता। जिसके यहाँ जाते हैं वहाँ पानी देने से हमें मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपना बोर अपना नल लगवाए हैं ना, हमारे लिए थोड़ी लगवाए हैं। तो हमको पानी नहीं मिलता, इसलिए हमें बोर की जरूरत है। सोमवार से बिलासपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बिलासपुर जिले में मौसम को खुशनुमा कर दिया है, तो वहीं किसानों के चेहरे में भी खुशी नजर आ रही है। आषाढ़ के लगभग सूखा दिन बीतने के बाद भी किसानों के चेहरे में चिंता की लकीर थी, लेकिन सावन की शुरुआत में ही जिस तरह से बारिश पहुंची है वह खेती किसानी के लिए वरदान बनकर सामने आई है। बुधवार को भी सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सड़क पर लोग बारिश से बचाव के सभी साधन लेकर चलते नजर आए, तो वहीं अरपा नदी का जलस्तर भी बारिश की वजह से बढ़ गया है। वहीं बारिश को देखते हुए नगर निगम ने भी टीम तैनात कर दी है, जिसके तहत शहर में होने वाले जलभराव के साथ नदी किनारे रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 24 घंटे के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। का महीना शुरू होते ही बारिश जो है वो झमाझम बरस रही है। सोमवार से सावन का महीना शुरू हुआ है और लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। इस वक्त अरपा नदी का आप नज़ारा देख सकते हैं। अरपा में पानी की आवक बढ़ गई है। गर्मी के दिनों में सूखा रहने वाली अरपा नदी बारिश के दिनों में अपने सवाब पर नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों से बारिश हो रही है, उम्मीद की जा रही है कि अरपा भैंसाझार से पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद अरपा का जलस्तर बढ़ेगा। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी बारिश होने की वजह से आज सुबह से ही लोग अपने घरों से बारिश के बचाव के पूरे साधन लेके निकल रहे हैं। रेनकोट और छाते के साथ लोग जो जरूरी काम है उसे निपटा रहे हैं। बिलासपुर शहर की बात करें तो बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बिलासपुर में अब तक 22 दिसंबर 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। आने वाले समय में खेती किसानी में भी रौनक देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है किसान भी अपने खेतों में पहुंचेंगे और जो उनके साल भर की मेहनत का प्रतिफल होता है धान, उसके उपज के लिए वे वहां पहुंचकर उसकी जो उपयोगिता है, उसको जो रोपा लगाने का काम है उसे पूरा करेंगे। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। इसमें जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है, एक जिला स्तरीय यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण कक्ष का जो है उसका इस्टेब्लिश किया गया है और उसके अंतर्गत हमारे 24 घंटे ड्यूटी रहती है और किसी प्रकार के कंप्लेन आते हैं तो उसका त्वरित निराकरण किया जाता है। अलग से उसके लिए हमने रात में भी काम करने के लिए 20 लेबर का एक गैंग भी रखा हुआ है, प्लस जोन में भी इसके लिए जो है जो भी करना होता है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है। एवं जैसे ही यहाँ पे कोई भी कॉल आता है, दिक्कतें आती है, तुरंत उसका निराकरण भी किया जा रहा है। इसलिए अभी तक कहीं पे वैसे जल भराव की स्थिति शहर में डेवलप। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।